जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल ऑफ ब्लैक क्लोवर किंगडम के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे इनका मैजिक नाइट का एग्जाम शुरू हो जाता है, जिसके फाइनल में सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे के साथ पेयर बना के एक दूसरे के साथ लड़ना था। पर यहाँ पे आस्था को कोई भी चुन नहीं रहा होता है, तो यहाँ पे बोहा आ जाता है, जो कि कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे। बोहा यहाँ पे आस्था को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये करने के लिए वो अपने चारों ओर मैग्नीशियम कैनन बॉल बना लेता है अपने मैजिक से, जिसके बाद वो सोचता है कि सारे कैप्टन की नजर उसके ऊपर होगी। यहाँ पे सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बोनिस क्यों, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम उसे कभी नहीं हरा सकती, उसका जो मैजिक है वो तुमसे काफी अच्छा है। यहाँ बोहा कहता है कि आस्था तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पूरी ताकत लगाओ और मेरे ऊपर वार करो, मुझे पता है तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकती। तभी आस्था अपनी पूरी ताकत लगाता है और बोहा के ऊपर हमला कर देता है, और एक ही वार से बोहा का जो शील्ड है वो टूट जाता है और बोहा हार जाता है। सब लोग ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं। तभी आस्था कहता है कि मैं यहाँ पे मेहनत करके मैजिक नाइट बनने के लिए आया हूँ, और एक दिन मैं मेहनत करके जरूर से एक विजार्ड किंग बन के सबको प्रूफ कर दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। यहाँ पे सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी यहाँ से हटो, हमें भी लड़ना है। पर आस्था कहता है कि मैं एक दिन विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा और तुम सबको बताऊंगा कि आखिरकार मैं हूँ कौन। पर सभी लोग आस्था को बेवकूफ कहते हैं और यहाँ से हटने के लिए कहते हैं। वहीं पे हमें ब्लैक बुल के फिनरल को दिखाया जाता है, जो कि कहता है ये किस तरह का मैजिक था, कि ये किस तरह के क्रिएशन मैजिक था। पर यामी कहता कि नहीं, वो कोई मैजिक वैजिक नहीं था, मुझे लगता है कि उस लड़के के अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, वो सिर्फ अपनी ताकत से लड़ रहा है अब तक। यहाँ पे फिर काफी सारे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है और काफी सारे लोग एक दूसरे से हार जाते हैं। आस्था ये सब देख के काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा कूल है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक आदमी यूनो को कहता है क्या तुम्हारा नाम यूनो है? मेरा नाम सलीम है, तुम काफी ताकतवर अपोनेंट लगते हो, क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे? यूनो इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सलीम एक बड़े घराने का लड़का होता है और वो काफी बदतमीज होता है। वो यूनो को कहता है कि बेशक तुम्हारे पास 4 लीव्स वाली क्लोवर हो, पर चाहे जो हो जाए तुम एक नोबल को कभी नहीं हरा सकती। तुम्हें आज पता चल जाएगा कि आखिरकार नोबल इतने ज्यादा ताकतवर क्यों होता है, तुम कितनी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं सलीम इसके ऊपर हमला कर देता है, पर यूनो सिर्फ अपनी एक वार से सलीम के जितने वार है उन सबको फेल कर देता है। यूनो काफी ताकतवर होता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं सलीम बेहोश हो जाता है और यहाँ पे उसकी हार हो जाती है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है, जहाँ इन्हें बताया जाता है जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम लिया जाएगा वही सामने आएगा, और किसी कैप्टन ने अगर किसी के लिए हाथ उठाया तो वो उस टीम में जा सकता है, और अगर किसी कैंडिडेट के लिए मल्टीपल कैप्टन ने हाथ उठाया तो वो कैंडिडेट के ऊपर होगा वो किस टीम में जाना चाहता है, और अगर किसी ने भी उसके लिए हाथ नहीं उठाया तो उसे घर वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी सिलेक्शन शुरू हो जाती है, जहाँ पे काफी सारे लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है और काफी सारे को निकाल दिया जाता है। जिसके बाद आखिर में यूनो की बारी आती है, जिसके लिए सभी के सभी कैप्टन हाथ उठाते हैं। यूनो यहाँ पे गोल्डन डाउन को चुनता है, क्योंकि गोल्डन डाउन की टीम यहाँ पे काफी अच्छी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं आखिर में आस्था की बारी आ जाती है। आस्था यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस होता है, यहाँ पे वो इंतजार करने लग जाता है कि आखिरकार कौन सा कैप्टन उसके लिए हाथ उठाएगा, पर आस्था के लिए कोई सा भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता। आस्था हैरान हो जाता है कि आखिरकार कोई से भी कैप्टन ने उसके लिए हाथ क्यों नहीं उठाया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यामी उठ जाता है और कहता है तुम्हारे कॉम्बैट स्किल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे सोर्स ऑफ पावर अननोन हो कोई भी तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहेगा। और आखिरकार लोग मैजिक नाइट से क्या ही डिजायर करते हैं, जो कि होती है उनकी मैजिकल पावर। और हम देखते हैं यामी यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप आने लग जाते हैं। यामी फिर आस्था को कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है कोई भी तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहता, और यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है, लोग हमेशा ताकतवर को प्रेफर करते हैं। तुमने कुछ समय पहले कहा था कि तुम एक विजार्ड किंग बनना चाहती हो, और वो करने के लिए तुम्हें हम सभी के सभी 9 कैप्टन को सरपास करना पड़ेगा। अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्या तुम वो अभी भी कह सकती हो? तो आस्था कहता है कि बेशक मैं मैजिक नाइट को आज ज्वाइन ना कर पाऊँ, पर एक ना एक दिन मैं इस चीज को करके दिखाऊंगा। मैं एक ना एक दिन विजार्ड किंग बन के रहूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं उस चीज के लिए मेहनत करूंगा। तो यामी कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा मजाकी हो, तुम मुझे काफी पसंद आए, तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। आस्था कहता है क्या? ये कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें कहा कि तुम ब्लैक बुल स्क्वाड को ज्वाइन कर रहे हो, और हाँ तुम्हारे पास ना करने का कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ को ब्लैक बुल्स में एकदम हेल से भी बदतर कर दूंगा। तुम्हारा शरीर मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करने के बाद काफी ज्यादा दर्द से कर रहेगा, और हाँ एक दिन तुम जरूर विजार्ड किंग बन के दिखाना। आस्था कहता है कि हाँ सर मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। आस्था फिर एग्जाम के बाद यूनो से मिलने के लिए जाता है, जहाँ ये एक दूसरे को कांग्रेट्स करते हैं, पर आस्था का पेट खराब हो जाता है क्योंकि उसने मार्केट में कुछ खा लिया होता है। पर ये किसी तरह बाथरूम को ढूंढ निकालता है और बाथरूम की यहाँ पे चले जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है बोहा को, जो
जो कि कहता है कि आस्था, तुम्हारी वजह से मुझे सिर्फ ग्रीन मैंटिस ने अप्रोच किया, जो कि मैजिक नाइट में सबसे घटिया टीम है, और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी टीम को ज्वाइन करना पड़ा। पर चिंता मत करो आस्था, मैं इस चीज का बदला तुमसे लेके रहूंगा। और हम देखते हैं बॉय यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके आस्था को सताने लग जाता है। पर इससे पहले आस्था को कुछ भी होता है, यहाँ पे यूनो आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम आस्था से लड़ने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा से आस्था के करीब भी देखा तो मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं आस्था बाहर आ जाता है, पर यूनो तब तक यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं आस्था यहाँ पे यामी के पास आता है, और यामी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पे वेट कराने की। आखिरकार तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रहे थे? आस्था कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, उसे निकलने में काफी ज्यादा समय लगा। तो यामी कहता है कि बेवकूफ, तुमसे किसने कहा कि तुम अपने परेशानियों के बारे में मुझसे बात कर सकते हो? जिसके बाद ये फिनरल को गेट खोलने के लिए कहता है, यानी कि टेलीपोर्टेशन गेट। यहाँ पे फिनरल टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है और इन सभी को इसके अंदर से जाने के लिए कहता है। पर वहीं पे यामी आस्था की मजे ले रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाओगे, आखिरकार तुम मेरे किस काम के हो? यहाँ पे फिनरल कहता है कि यामी क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? यामी इसे कहता है आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? ये कहता है कि मेरी इतनी लिमिट है। तो यामी कहता है तुम्हें अपनी लिमिट को सरपास करना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। जिसके बाद ये आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है और आस्था दूसरी ओर पहुंच जाता है पोर्टल के। जहाँ पे वो उठ के देखता है तो उसके सामने ब्लैक बुल्स का हेडक्वार्टर होता है, जो कि काफी अजीब सा होता है और काफी बड़ा भी होता है। यामी कहता है ये बेस काफी अच्छा है ना? आस्था कहता है कि हाँ ये काफी अच्छा है। तो ये कहता है कि जाओ जाओ अंदर एंटर करो। आस्था फिर गेट के यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे ये गेट खोलता है और कहता है कि मैं आस्था हूँ हेज विलेज से, और मैंने आज ही ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया है। वहीं पे हमें यूनो के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं क्लाउस लोनेटस नाम के एक बंदे को, जो कि कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मुझे नहीं पता कि कैप्टन ने तुम्हें यहाँ पे क्यों चुना, पर तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ उठाया है। तुम्हें इतनी जल्दी गोल्डन डाउन के मेंबर के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता नहीं क्यों कैप्टन ने मुझे तुम्हें यहाँ पे गाइड करने के लिए कहा है। वहीं पे हम देखते हैं आस्था को, जो कि सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। दरअसल जैसे इसने गेट खोला होता है, यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका होता है और ये देखता है कि यहाँ पे ब्लैक बुल्स की मेंबर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। इस पूरे जगह में अब तबाही मच चुकी होती है, आस पास रहने की कोई भी जगह लायक नहीं होती है। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो कि नशे में होती है। वही हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेस्ट्रीज खा रही होती है और मजे ले रही होती है। हमें फिर एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आस्था ये सब देख के बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि यहाँ के लोग ऐसे ही रहते हैं और वो कहता है कि मैं आस्था हेज विलेज से, तुम सबसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई मुझे। यहाँ पे ये फिर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि एक दिन मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। तभी यहाँ पे यामी एक जोरदार पंच मारता दीवार पे और कहता है कि चीजों को तोड़ना बंद करो और एक जगह चुपचाप बैठ जाओ। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे सॉरी मांग के एक जगह बैठ जाते हैं। जिसके बाद यामी कहता है ये छोटा सा लड़का हमारे ग्रुप का नया मेंबर है। ये फिर कहता है कि मेरा नाम आस्था है और मैं हेज विलेज से हूँ, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। यामी फिर कहता है कि फिनरल सबके बारे में इसे बता दो कि कौन कौन क्या है। तो फिनरल कहता है कि ठीक है तुम इसे ऑलरेडी मिल चुके हो, पर मैं तुम्हें दोबारा से मिलवा देता हूँ। इसका नाम गार्डन ग्रिप्पा है। ये ज्यादातर टाइम शांत रहता है और मायूस सा रहता है, पर ये एक अच्छा इंसान है। और अगले इंसान का नाम है वेनिसा इनोटेका। ये एक विच है और ये काफी ताकतवर है, पर याद रखना ये शराब पी के कभी भी तुम्हारे मुंह पे चढ़ सकती है। वैसे ये एक अच्छी इंसान है। पर तभी यहाँ पे वेनिसा उल्टी करने लग जाती है, जिसे देख के आस्था थोड़ा डर जाता है। फिर अगले इंसान का नाम है लग वोल्टिया, जो कि काफी ताकतवर है और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। और अगला इंसान है गुची एडली, जो कि अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद है चार्मी, जो कि हमेशा खाना खाती रहती है, पर ये सब के सब एक अच्छे इंसान है। और जिसके मुंह से धुआं निकल रहा है उसका नाम ग्रे है। उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर वो एक अच्छा इंसान है और इसका नाम है मांगना। ये पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, पर ये एक अच्छा इंसान बन चुका है अब। और आखिर में मेरा नाम है फिनरल रूला केस और मुझसे तुम मिल चुके हो मैं कितना ज्यादा पॉपुलर हूँ। और हमारे टीम के कप्तान यामी सुका हीरो, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। यामी फिर कहता है कि हमारे पास और भी मेंबर्स है, पर वो भी मिशन के लिए गए हुए हैं। तो आस्था कहता है कि ठीक है इन सबसे मैं अच्छे से घुल मिल जाऊंगा और इन सब की बातें सुनूंगा। आस्था फिर कहता है कि दोबारा से मैं कह रहा हूँ आप सबसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और आस्था चिल्ला रहा होता है। तो यामी उसे कहता है कि तुम्हारी जितनी हाइट नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारी आवाज है। आस्था इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करता है, पर यामी कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था। तो आस्था इससे माफी मांगता है। यामी फिर सभी को कहता है कि तुम इसे काम पे लगा सकती हो, पर इसे मारना मत। तो मांगना कहता है कि ठीक है मैं इसे अच्छे से काम पे लगा दूंगा। ये फिर कहता है कि तो तुम हो ब्लैक बुल्स के नए मेंबर्स, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम एक बॉन्जिस के चिरकुट हो। आखिरकार तुम्हें यामी ने ब्लैक बुल्स में कैसे एक्सेप्ट कर लिया? पर चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें एक ब्लैक बुल्स के मेंबर के तौर पर अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक तुम मुझसे ये ब्लैक बुल्स के रॉब जीत नहीं लेते। तो आस्था कहता है ये तो काफी ज्यादा कूल है, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? ये कहता है ये कूल है ना? तो आस्था कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा कूल है, आखिरकार मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? तो मांगना कहता है अगर तुम्हें ये इतनी बुरी तरह चाहिए तो तुम्हें यामी के नंबर 1 मैन को कन्विंस करना पड़ेगा, जो कि मैं हूँ। तो आस्था कहता है कि मैं तुम्हें कैसे कन्विंस कर सकता हूँ? तो मांगना इसे बाहर ले आता है और कहता है कि तुम्हें ट्रायल से गुजरना पड़ेगा।
पड़ेगा, जो भी चीज मैं तुम्हें कहूंगा वो चीज तुम्हें करके दिखानी पड़ेगी। और मागना इसे अलग अलग एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है और आस्था अलग अलग एक्सरसाइज करने लग जाता है। साथ ही साथ मागना इसे यहाँ पे अपने सर पे पत्थर उठाने के लिए कहता है और आस्था सारे के सारे टेस्ट को पास कर लेता है, जिसके बाद फाइनल टेस्ट की बारी आती है जहाँ पे मागना इसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर वार करूंगा और उस वार को तुम्हें डॉज करना पड़ेगा, और अगर ये करने में तुम कामयाब हो गए तो ये रॉब तुम्हारा हो जाएगा। जिसके बाद मागना आस्था को तैयार होने के लिए कहता है उसकी गिरिमोरी के साथ, और आस्था ऐसे ही करता है, वो अपनी गिरिमोरी से अपनी तलवार निकाल लेता है और वही मागना यहाँ पे बेसबॉल तैयार कर लेता है और इस बेसबॉल से आस्था के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और आस्था जब उस हमले को देखता है तो उसे लगता है कि इस हमले को वो डॉज नहीं कर पाएगा। आस्था को पता चल चुका होता है कि हमला उसके बस की बात नहीं है, यह हमला काफी ज्यादा ताकतवर है। आस्था का ब्रेन काम करना बंद कर चुका होता है। आस्था ने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से ट्रेन किया होता है, इस वजह से वो बोहा को भी हरा पाया था। पर मागना का हमला आस्था के लिए काफी तेज होता है, इस वजह से आस्था उस हमले को देख ही नहीं पा रहा होता और वो सोचता है अगर उसने इस हमले को स्लाइस किया तो वो आग में झुलस के रह जाएगा। आस्था को अब उसकी लिमिट समझ में आ चुकी होती है, इस वजह से जो उसका ब्रेन है वो अब शट डाउन हो चुका होता है। पर आस्था का शरीर हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। आस्था फिर अपने स्वॉर्ड को एक शील्ड की तरह बना लेता है और मागना का हमला उसी के ऊपर डॉज कर देता है, जिससे यहाँ पे काफी बड़ी आग लग जाती है और मागना उस आग में झुलस रहा होता है। कुछ ही देर बाद मागना उस आग से बाहर आता है और आस्था को कहता है कि तुम तो बास्टर्ड हो, तुम इतने भी मुझे बुरे नहीं लगे, तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारा वो हमला काफी अमेजिंग था, तुमने मेरे हमले को डॉज कर दिया, वो भी मेरे ऊपर, वो काफी अमेजिंग लगा मुझे। आस्था फिर इसे बताता है दरअसल इसके अंदर मैजिक पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मैजिक यूज नहीं कर सकता। मागना कहता है क्या तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते और तुमने मेरे हमले को डॉज कर दिया, ये तो काफी ज्यादा ऑसम है, मुझे तुम काफी पसंद आए। यहाँ पे फिर बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के, जो कि आस्था की काफी तारीफ करते हैं। मागना फिर कहता है कि ये लो, ये रोब तुम्हारा हुआ आस्था। वेनिसा फिर अपनी मैजिक से आस्था को वो रोब पहना देती है, जिसमें आस्था काफी अच्छा लग रहा होता है और इसे पहनने के बाद आस्था काफी ज्यादा खुश होता है। मागना फिर कहता है कि आज से तुम ऑफिशियल मेंबर हो मैजिक नाइट ब्लैक बुल्स के, तो आस्था इन सभी का शुक्रिया करता है और ये बात ये चिल्ला के बोल रहा होता है, तो यामी इसे चुप रहने के लिए कहता है। आस्था फिर उसे माफी मांगता है। वहीं पे हमें आखिरी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है ये सब तो कीड़े हैं। मागना फिर आस्था को उसका रूम दिखाता है, वो कहता है ये थोड़ा गंदा है पर तुम साफ कर लोगे तो ये काफी अच्छा दिखेगा। आस्था इसका शुक्रिया करता है क्योंकि चर्च में इसके पास कभी भी खुद का प्राइवेट रूम नहीं था, ये चर्च में हमेशा सभी के साथ सोया करता था। मागना इसे कहता है ये तो अच्छी बात है, पर जाने से पहले मागना इसे कहता है कि अपने चर्च में लेटर लिखना मत भूलना, क्योंकि असली मर्द वही होता है जो कि दूसरों को अपने बारे में चिंता करना ना दे। आस्था फिर इस रूम को साफ करके चर्च के लिए लेटर लिखना शुरू कर देता है। वहीं पे हमें यूनो को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं यहाँ पे जो क्लाउस है वो यूनो को बता रहा होता है कि ये तुम्हारा रूम है और कल मैं तुम्हें लेक्चर दूंगा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है एक मैजिक नाइट के तौर पर। वैसे तो मैं ये करना नहीं चाहता था पर कैप्टन ने मुझे ऑर्डर दिया है तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तभी यूनो कहता है कि मेरा एक नाम है जो कि यूनो है, मुझसे थोड़ा ठीक से बात करो। क्लाउस ये कहता है कि तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं चर्च में, जहाँ पे चर्च के फादर को यूनो और आस्था का लेटर मिला होता है। ये देख के कि यूनो मैजिक नाइट में सिलेक्ट हो गया, चर्च के फादर काफी खुश होते हैं और इस बारे में पूरे विलेज को बताने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे सिस्टर कहते हैं कि यहाँ पे आस्था की भी लेटर आया हुआ है जहाँ पे उसने कुछ लिखा हुआ है। तो चर्च के फादर कहते हैं कि जब वो वापस आएगा तो हमें उसे चेयर करना है और उसे उदास होने नहीं देना है। पर सिस्टर इन्हें बताते कि आस्था ने मैजिक नाइट के एग्जाम को पास कर लिया और साथ ही साथ वो एक मैजिक नाइट के ग्रुप को भी ज्वाइन कर चुका है। और ये बात सुन के चर्च के फादर एकदम हैरान हो जाते हैं। हमें फिर अगले दिन आस्था को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि उसके सामने उसकी रॉब पड़ी हुई है और आस्था ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और अपने रूम का दरवाजा खोलता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और आगे जाने लग जाता है उसके सामने एक दीवार आ जाती है और वो उसे टकरा जाता है। तभी यहाँ पे मांगना आ जाता है और आस्था इसे पूछता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कल यहाँ पे पिलर था। तो यहाँ पे मांगना इसे बताता है ये घर अपने आप ही अपनी जगह चेंज करता रहता है, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, कुछ समय बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, अब मेरे साथ चलो। मांगना फिर आस्था को अलग अलग जगह दिखाने लग जाता है जैसे कि किचन, बाथ हाउस और साथ ही साथ यामी जहाँ पे हकता है वो भी जगह। और जो देख के यामी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जो सुन के ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। मांगना फिर आस्था को यामी के पाले हुए पेट दिखाता है जो कि काफी बड़े क्रिएचर्स होते हैं। यहाँ पे मांगना इसे बताता है कि ये मिस्टर यामी की हॉबी है और इन पेट्स को खाना खिलाने की ड्यूटी आज से तुम्हारी है। वैसे तो ये ड्यूटी मेरी थी पर ये ड्यूटी मैं किसी को देता नहीं हूँ और ये ड्यूटी मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे स्पेशल लगे। और ऐसा करते करते मांगना आस्था को पूरा बेस घुमा देता है पर फिर भी अभी काफी सारी जगह बची थी तो ये लोग भागने लग जाते हैं। पर तभी इनकी टक्कर उसी लड़की से हो जाती है जो कि ब्लैक बुल्स की एक नई मेंबर है। यहाँ पे मांगना आस्था को कहता है ये तुम्हारी नई साथी है, इसका नाम नोएल सिल्विया है, तुम्हें इसे हेलो करना चाहिए। आस्था इसे हाथ मिलाने के लिए जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा, पर नोएल इससे हाथ मिलाने से मना कर देती है और इसके हाथ को साइड कर देती है। आस्था इससे पूछता है आखिरकार इसकी
प्रॉब्लम क्या है। नॉयल इसे कहते कि मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें परमिशन दी बोलने की, तुम कीड़े हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की। आस्था इससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये इसे बताते कि मेरा नाम नॉयल सिल्विया और मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आस्था इसे कहता है क्या तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। नॉयल कहती कि हाँ। तो आस्था इसके सामने झुक जाता और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से हरकत नहीं करूंगा। पर आस्था को एहसास होता है कि मैजिक नाइट में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसे परवाह अगर तुम रॉयल्टी से हो तो नॉयल कहते कि लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि हम दोनों की ताकतों में कितना ज्यादा अंतर है। और वो आस्था के ऊपर हमला कर देती है, पर वो हमला सीधा मागना के ऊपर लग जाता है। मागना इसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे सीनियर के ऊपर हमला करने की। तो ये कहती है कि तुम गलत जगह पे खड़ी थे, तो इसी वजह से वो हमला तुम्हें लगा। मागना कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। आस्था कहता है कि हाँ। तो नॉयल कहते कि किसे परवाह, मैं रॉयल फैमिली से हूँ और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आखिरकार तुम हो कौन। तो मागना कहता है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुम रॉयल फैमिली से हो या कहीं से भी हो। तुम्हें यामी का शुक्रिया करना चाहिए कि यामी ने तुम जैसे पागल को इस स्क्वाड में ज्वाइन होने का मौका दिया। तो इससे इसे गुस्सा आ जाता है और ये ब्लैक बुल की रोप यहीं पे फेंक के चली जाती है और कहती है कि आखिरकार किसे परवाह ब्लैक बुल की, वो सबसे घटिया स्क्वाड है। तो यहाँ पे मांगना कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्क्वाड की बेइज्जती करने की। ये कहते कि ये मैजिक नाइट का सबसे घटिया स्क्वाड है। तो यहाँ पे मांगना कहता है कि तुम्हें मिस्टर यामी और उसके रॉब से माफी मांगनी चाहिए, पर नॉयल ऐसा कुछ भी नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं आस्था को जो कि सुबह सुबह टॉयलेट करने के लिए उठा होता है, पर तभी इसके ऊपर काफी सारा पानी गिर जाता है। आस्था हैरान हो जाता है कि इतना सारा पानी एक साथ कैसे आया। तभी इसकी नजर नॉयल पे जाती है जो कि यहाँ पे अपनी निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है अपने वाटर मैजिक से। आस्था उसे देखने लग जाता है और वहीं पे जो नॉयल है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो निशाना ठीक से लगा पाए, पर एक भी निशाना उसका ठीक से नहीं लग रहा होता है। फिर हमें नॉयल का पास दिखाया जाता है जहाँ पे नॉयल के भाई बहन उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने मैजिक पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तभी नॉयल की नजर आस्था पे जाती है जो कि इसे चुपके से देख रहा होता है। तो नॉयल उसके ऊपर हमला करने का फैसला करती है और ये उसके ऊपर हमला भी कर देती है, पर उसका हमला उसी के ऊपर लग जाता है और नॉयल अपने वाटर बबल में ट्रैप हो जाती है और उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती है। तभी ये चीज यामी देख लेता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। ये सब फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ पे ये देखते हैं जो वाटर बबल है वो काफी बड़ा हो चुका होता है। जनरल यामी को कहता है कि अगर हमने उसे सही वक्त पे नहीं बचाया तो वो मारी भी जा सकती है और अगर हमने उसके ऊपर हमला किया तो भी वो मारी जाएगी। तभी इसके सामने आस्था आ जाता है और ये आस्था को देख के कहता है तुम एकदम सही वक्त पे आए हो, क्या तुम उस बबल को अपने एंटी मैजिक से फोड़ सकती हो। यहाँ पे आस्था कहता है वो कर तो दूंगा मैं, पर आखिरकार मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। यामी कहता है कि बहाने बनाना बंद करो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा, तुम्हें किसी तरह उस बबल को फोड़ना है। आस्था कहता है कि ठीक है, जिसके बाद यामी अपनी पूरी ताकत लगा के आस्था को ऊपर फेंक देता है और आस्था किसी तरह उस बबल तक पहुंच जाता है और अपने एंटी मैजिक का यूज करके उस बबल को फोड़ देता है, जिसके बाद नॉयल और आस्था नीचे गिरने लग जाते हैं। पर फिनरल अपनी मैजिक का यूज करके इन दोनों को नीचे टेलीपोर्ट कर देता है जिससे इन दोनों को चोट नहीं आती। यामी आस्था को कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया बच्चे, अब उस लड़की से पूछो कि वो सही तो है ना। आस्था फिर से कहता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती थी। नॉयल को लगता है ये उसे डांटेगा, पर आस्था कहता है कि तुम्हारा जो मैजिक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो काफी औसम था, मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, इससे मुझे काफी जेलेसी हो रही है। अगर तुम अपनी मैजिक के ऊपर कंट्रोल करना सीख लो तो तुम इनविंसिबल बन जाओगी नॉयल। तभी मांगना कहता है ओ तुम अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था कि तुम एक रॉयल फैमिली की फेलियर हो। तुम्हें पता है ब्लैक बुल्स का पूरा स्क्वाड फेलियर से भरा हुआ है, तो चलो एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे को ताकतवर बनाते हैं। जिसके बाद आस्था नॉयल की तरफ दोस्ती की हाथ बढ़ाता है और नॉयल इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं आस्था को जो कि पूरे बेस की सफाई कर रहा होता है, साथ ही साथ वो सभी लोगों के कपड़े भी धो रहा होता है। आस्था फिर यामी के पेट्स को खाना भी देने जाता है और उसकी लाइफ एकदम झंड हो चुकी होती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सारे काम मुझसे क्यों करवाए जा रहे हैं। जिसके बाद ये यामी के पास आ जाता है और उसे उठाने लग जाता है, पर यामी कहता है अगर तुमने मुझे दोबारा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आस्था कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें उठाना है, आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। आस्था फिर धुले हुए कपड़े को सुखाने के लिए डाल देता है और उसका काम पूरा हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखा जाता है आस्था और नॉयल यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे आस्था कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती नॉयल। नॉयल कहते हैं कि उसने जिंदगी में आज तक लॉन्ड्री नहीं की है, तो वो उसकी मदद करने से मना कर देती है। आस्था फिर यहाँ पे मांगना से पूछता है कि आखिरकार मैजिक नाइट करते क्या है। मांगना इसे कहता है तुम्हें ये नहीं पता और तुम मैजिक नाइट बन गए, हम किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, हम काफी सारी चीजें और भी करते हैं, तुम्हें बेसिक भी नॉलेज नहीं है, आखिरकार तुम मैजिक नाइट कैसे बन गए। तभी यहाँ पे वेनिसा कहते हैं कि हम सिटीजन को सेफ रखते हैं और उनके अलग अलग काम करते हैं। लक कहता है कि इस काम में हम हमेशा एनिमी से लड़ते रहते हैं और उसमें मुझे काफी मजा आता है। फिनरल कहता है कि हमें लड़कियों को बचाने का मौका मिलता है इस काम में। चार में कहते हैं इस काम को करने से हमें खाना मिलता है। तभी चार में देखते हैं कि यहाँ पे उसका खाना खत्म हो चुका होता है, तो अपने मैजिक से यहाँ पे शेप को क्रिएट कर लेती है जो कि इसके लिए खाना बना देती है। तभी यहाँ पे ग्रे आ जाता है जो कि अपनी ग्री मोरी निकाल लेता है और आस्था की 2 कॉपी बन जाता है, यानी कि डबल गैंगर। आस्था ये देख के काफी खुश होता है। आमे फिर आस्था
के मुंह में चिकन लॉलीपॉप डाल देती है और कहते कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे यामी आ जाता है जो कि कहता है कि मागना हमारे जाने का समय हो चुका है। मागना कहता है कि सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इस बार हम उससे बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। आस्था कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या, पर आखिरकार आप दोनों कहाँ जा रहे हो। मांगना इसे बताता है कि हम दोनों मिशन पे जा रहे हैं। तो आस्था कहता है क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ क्या। मांगना कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, इस मिशन में जान का खतरा है और हम बच्चों को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। और इसी वजह से इस मिशन में सिर्फ यामी और मैं जा रहे हैं। इस मिशन में हम किसी भी बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये मिशन बड़े लोगों के लिए है। आस्था सोचता है कि यामी और मांगना के चेहरे पे काफी सीरियस लुक था। आखिरकार ये दोनों किस मिशन पे जा रहे हैं। हम फिर देखते हैं ये दोनों एक बार पे आ जाते हैं जहाँ पे ये दोनों एक बूढ़े इंसान से काफी बार जुए में हार चुके होते हैं और वो बूढ़ा इन दोनों के ऊपर हंस रहा होता है और वो इन दोनों को कहता है क्या तुम और भी खेलना चाहते हो, पर तुम दोनों के पास सट्टेबाजी के लिए तो कुछ है ही नहीं, आखिरकार तुम दोनों क्या लगाओगे। यामी कहता है कि हम दोनों के पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास मेरी गिरी मोरी है और उसको मैं अब दाव पे लगाने वाला हूँ। तो ये बूढ़ा इंसान कहता है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसे तुम दाव पे नहीं लगा सकते, इसके बदले में तुम ये क्यों नहीं करते, अगर तुम हार गए तो जो भी मैं कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये लोग इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और इनके पत्ते गिर जाते हैं और ये दोनों इस गेम को हार जाते हैं। सीन फिर ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर के यहाँ पे जाता है जहाँ हम देखते हैं आज तक यहाँ पे यामी के पेट्स को खाना खिला रहा होता है। तभी यहाँ पे मांगना और यामी आ जाती है जिनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता, जिसे देख के नोएल सोचती है कि आखिरकार ये दोनों किससे लड़के आए हैं। दरअसल उस ओल्ड मैन ने इन दोनों को काफी बुरी तरह हराया होता है, इन दोनों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते। मांगना फिर नोएल और आस्था को कहता है कि तुम दोनों को खुश हो जाना चाहिए, तुम दोनों अपने फर्स्ट मिशन पे जा रहे हो। ये दोनों फिर इसे पूछते हैं कि आखिरकार ये दोनों किस तरह की मिशन पे जा रहे हैं। तो मांगना इन्हें बताता है कि तुम दोनों सॉसी विलेज में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें सुअर की हंटिंग करनी है। नोएल कहते कि सुअरों को हंट करना, आखिरकार ये किस तरह का मिशन हुआ। तभी यहाँ पे आस्था कहता है कि उन सुअरों को मैं अपने हाथों से मार गिराऊंगा। और मांगना इसे कहता है कि तुम्हें जंगली सुअरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो हद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। यामी इन दोनों को सब कुछ सच सच बता देता है। दरअसल ये दोनों सॉसी विलेज के मेयर से हार चुके थे। तो आस्था पूछता है कि आखिरकार वो मेयर कितना ज्यादा ताकतवर था कि उससे आप हार गए, पर ये बताता है दरअसल ये लोग कार्ड गेम खेल रहे थे, पर वो ओल्ड मैन इस गेम में काफी अच्छा था, इस वजह से उसने हमें हरा दिया। उसने हमारी सारी चीजें ले ली, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी। तो हमने आखिर में उसे प्रॉमिस किया कि हम वो करेंगे जो वो कहेगा अगर हम गेम में हार जाते हैं। तो आस्था कहता है कि मेरा एक सवाल है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। मांगना कहता है क्या तुम दोनों बेवकूफ हो, अगर मिस्टर यामी कुछ गंदगी करते हैं तो उस गंदगी को साफ करने का फर्ज हमारा बनता है, क्योंकि यामी हमारे कैप्टन है और हमें उनका हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। तभी यहाँ पे यामी कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस मिशन में नहीं जाना चाहते हो, अगर तुम दोनों इस मिशन में नहीं गए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और इस वजह से इन दोनों को इस मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आस्था इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि ये इनका फर्स्ट मिशन होता है। मांगना फिर इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को झाड़ू पे उड़ना तो आता है ना, पर सिल्विया कहती है कि वो अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इस वजह से वो मैजिक यूज नहीं कर सकती और आस्था तो बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो मांगना कहता है इस चीज को तुम दोनों जरूर से कभी ना कभी सीख जाओगे और तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हारी इस मिस्टेक को माफ करता हूँ। ये तीनों फिर फेनरल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मांगना कहता है क्या तुम सॉसी विलेज के लिए हम तीनों के लिए पोर्टल खोल दोगे, पर फेनरल इन्हें बताता है कि उस जगह के लिए पोर्टल कभी भी नहीं खोल सकता जिस जगह पे ये कभी भी ना गया हो। मांगना फिर कहता है कि लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लगता है तुम दोनों को मुझे अपने बेबी की राइड देनी ही पड़ेगी, जो कि होता है क्रेजी साइक्लोन। और ये तीनों इसमें बैठ के सॉसी विलेज की तरफ निकल जाते हैं। वहीं पे हमें सॉसी विलेज की यहाँ दिखाया जाता है जो कि एकदम शांत गांव होता है और यहाँ पे आज कोई भी नहीं होता। तभी यहाँ पे कुछ मुखोटे पहने हुए लोग आ जाते हैं जिसमें से एक काफी भयानक दिख रहा होता है। ये अपने सारे साथियों को कहता है कि मैजिक स्टोन यहीं पे है। वहीं पे हमें आस्था को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक मैजिक बोर पड़ा होता है और ये काफी ताकतवर होता है। नोएल मांगना को कहते कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए वरना वो मारा जाएगा। मांगना कहता कि मैं काफी थक चुका हूँ इसको उड़ाते हुए, तो तुम उसकी जाके मदद करो। नोएल फिर आस्था की मदद करने का फैसला करती है और अपने मैजिक से आस्था के ऊपर ही वार कर देती है। आस्था कहता है कि आखिरकार मेरे ऊपर क्यों तुम वार कर रही हो। ये कहते कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। इसी के साथ वो सुअर भी आस्था के ऊपर वार कर देता है, पर आस्था अपनी तलवार निकाल देता है अपनी गिरिमोरी से और इस सुअर के ऊपर वार कर देता है और एक एक करके इस सुअर को मार गिराता है। आस्था इस सुअर से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक चुका होता है, वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी इसे मांगना कहता है कि अभी तो और भी सुअर बाकी है जो कि तुमसे लड़ना चाहते हैं। और आस्था देखता है कि उसी के साइड में यहाँ पे जंगली सुअरों का झुंड होता है जो कि आस्था से लड़ना चाहता है, पर आस्था सभी के सभी को मार गिराता है। ये सब फिर इन सारे सुअरों को सॉसी विलेज के वहाँ पे ले जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे मांगना कहता है कि ओल्ड मैन से इस चीज से काफी ज्यादा खुश होंगे। नोएल फिर इसे पूछती है क्या तुम उस ओल्ड मैन को जानते हो पहले से। ये कहता है कि हाँ मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ, जब मैं बच्चा था तब मैं काफी अजीब हरकतें किया करता था और जब मुझे पहली बार मेरी गिरिमोरी मिली तो मैं सॉसी विलेज को टेक ओवर करने के लिए चला गया और मैं लोगों को परेशान करने लगा अपने पावर से। और ये देखी कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, सभी विलेज के लोग मुझसे डर के भागने लगे। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन सीपी आए जिन्होंने कहा कि बिगड़ैल बच्चे आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, और
उन्होंने अपनी मैजिक से मुझे पकड़ लिया और सभी के सामने मेरी पैंट खोल के उन्होंने अपनी तलवार से मेरी काफी ज्यादा सुताई की मेरे बम पे। पर इस चीज को मैं सह नहीं पाया और ओल्ड मैन सीपी को हमेशा मैं चैलेंज करने के लिए जाता था, पर मैं उनसे हमेशा बुरी तरह हार जाता था। वो काफी ज्यादा ताकतवर थे मुझसे, मैं हमेशा अच्छे से ट्रेन होके जाता था, पर ओल्ड मैन सीपी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर थे और मुझे वो चुटकियों में हरा देते थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वो जब यंग थे उनके पास इतना मैजिक पावर था कि वो एक मैजिक नाइट बन सके, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे मैजिक नाइट के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहिए। हमें फिर इसके एक पास को दिखा जाता है जहाँ ओल्ड मैन से इसकी लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद वो इसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें मैजिक नाइट के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहिए, पर ये मना कर देता है। ये क्या है कि ये कॉमनर है और ये कभी भी उस चीज को नहीं कर सकता। पर ओल्ड मैन ने इसे कहा, अगर तुम कॉमनर हो और बोनिस से हो, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, जैसा कि मैं नहीं कर पाया था। मांगना फिर इन दोनों को कहता है कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उनकी मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मांगना की नजर फिर सॉसी विलेज पे जाती है, जो कि देखता है कि पूरा विलेज यहाँ पे मिस्ट में घिर चुका होता है। आस्था कहता है ये तो सिर्फ मिस्ट है, इसमें डरने की क्या बात है। नॉयल इसे बताती है वो मैजिकल मिस्ट है जो कि किसी ने जानबूझ के उस विलेज के ऊपर लगाया, जिसके बाद ये तीनों आस्था के एंटी मैजिक का यूज करके विलेज के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। जहाँ पे ये लोग देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर किसी ने मैजिक कर रखा होता है, और उनके ऊपर मैजिक क्रिस्टल होता है जो कि इनके ऊपर लगने ही वाला होता है। पर वक्त पे यहाँ पे मांगना अपने मैजिक का यूज करके उन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मांगना फिर इन सबसे पूछता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पे सेन का जो पोता होता है वो इसे बताता है कि जो उसके दादाजी है वो मारे जा चुके हैं। मांगना को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिनकी वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कर चुका है वो मारे जा चुके हैं। आखिरकार ये किसने किया? तभी यहाँ पे वही आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार तुम सब हो कौन, पर कोई बात नहीं, तुम सब अभी के अभी मारे जाओगे, और ये इनके ऊपर हमला कर देता है। पर आस्था अपने एंटी मैजिक का यूज करके इसके क्रिस्टल को काट देता है। ये फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब हो कौन और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वहीं पे मांगना सोच रहा होता है कि ये लोग स्पाई नहीं लग रहे डायमंड किंगडम की, आखिरकार ये लोग है कौन। वो आदमी कहता है कि हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, यूजलेस विलेजर्स को मारना, यही हमारा काम है। आस्था कहता है कि मेरे होते तुम लोग ये कभी भी नहीं कर सकते। ये इनके ऊपर हमला कर देता है, पर ये लोग कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम हमारे इतने पास आ जाओगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर इनका मैजिक आस्था की स्वॉर्ड के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता। ये आदमी समझ जाता है कि मुझे नहीं पता वो किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है, पर उसकी जो स्वॉर्ड है वो हमारे हमले को आसानी से डॉज कर पा रही है। इसका मतलब उसकी स्वॉर्ड नेगेटिव एनर्जी से बनी हुई है। हमें फिर इस दुनिया के बारे में बताया जाता है जो कि अलग अलग रीजन में बटी हुई है। नोबल रैम जहाँ पे रॉयल्टी रहती है, और कॉमन रैम जहाँ पे कॉमनर्स रहती है, और फॉरसेकन रैम जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि कुछ भी नहीं करते। और ये सॉसी विलेज भी फॉरसेकन रैम में आता है। फॉरसेकन रैम के लोग बद दिमाग होते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती। वो सब बिना दिमाग के जानवर होते हैं जिन्हें मार देना ही बेहतर होता है सोसाइटी के लिए। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, वो एक बद दिमाग जानवर के अलावा और कुछ नहीं है। तुम तो मैजिक नाइट हो, तुम सिर्फ उन्हें इसलिए सेव कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा मिशन है, वरना तुम्हें भी वो सिर्फ एक बीस्ट के अलावा कुछ नहीं देखती है और तुम भी उन्हें मारना चाहते हो। आस्था को फिर अपना बचपन याद आ जाता है जहाँ पे लोग अपर रैम के बारे में बात कर रहे होते कि वो कितना अच्छा है। तो आस्था कहता अगर वो तुम्हें इतने अच्छे लगा तो तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। सिस्टर लिली आस्था को बताते कि वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहते हैं जो कि हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। आस्था कहता अगर मैंने एक बार मैजिक नाइट ज्वाइन कर लिया और मैं एक विजार्ड किंग बन गया तो मैं इस जगह को उस जगह से बेहतर बना दूंगा, जिसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे वो आदमी कहता है कि लगता है ये घटिया बीस्ट तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो फिर ठीक है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम सबको मारने के अलावा। और ये सब यहाँ पे क्रिस्टल मैजिक का यूज करके सारे विलेजर्स के ऊपर हमला कर देते, पर मांगना उस चीज को किसी तरह संभाल लेता है। और ये यहाँ पे समझ चुका होता है कि इसके अंदर अब इतनी मैजिकल पावर नहीं बची है कि इन लोगों से लड़ सके, तो इन दोनों को सपोर्ट करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वहीं पे नॉयल मैजिक का यूज करके इस आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो हमला उसे लगता नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि तुम में से एक तो अपना मैजिक भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आखिरकार तुम सब मुझे हराओगे कैसे। मैं तुम्हें एक और बार मौका दे रहा हूँ, तुम सब इन्हें छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। पर आस्था इस चीज से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अकेला छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला। वहीं पे सभी लोग नॉयल से मदद मांग रहे होते हैं, पर नॉयल सोच रही होती है वो एक रॉयल फैमिली के होने के बावजूद किसी की हेल्प नहीं कर पा रही। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इसे कहते हैं कि मिस प्लीज हम सबको बचा लीजिए। तो नॉयल का यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और साथ ही साथ वो थोड़ी मोटिवेट भी हो जाती है। तभी नॉयल का यहाँ पे एक नया स्पेल खुल जाता है और ये स्पेल को यूज करने का फैसला करती है। और स्पेल को यूज करने के बाद इन सभी के चारों ओर एक शील्ड आ जाती है, वो भी वाटर की। हमें फिर बताया जाता है कि जब भी गिरिमोरी का ओनर मेच्योर होता है तो उसके पास नए नए स्पेल आते रहते हैं। मेच्योरिटी ज्यादातर आप ट्रेनिंग करके हासिल कर सकते हो या फिर आप लड़ाई के मैदान में भी मेच्योर हो सकते हो। नॉयर के स्पेल से चारों ओर इनके शील्ड बन जाता है और वो आदमी जब इनके ऊपर हमला करता है तो उसका हमला इसके ऊपर बेकार होता है। इस चीज से मांगना काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे वो आदमी सोच रहा होता है कि जब इनका शील्ड टूटेगा वो इनके ऊपर हमला कर देगा, पर आस्था इसे उतना टाइम ही नहीं देता और इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इसे काफी ज्यादा नुकसान होता है। पर आस्था जब ध्यान से देखता है तो इस इंसान के ऊपर
उस हमले का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ होता है और वो अपनी मैजिक का यूज करके आस्था के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आस्था यहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये आदमी फिर फैसला करता है ये अपनी मैजिक से यहाँ पे एक एंट्रेंस क्रिएट कर देगा जिससे ये अंदर जा पाएगा। वहीं पे मांगना सोच रहा होता है कि वो आइस मैजिक यूज करता है और मैं फायर, मेरे पास इस चीज के लिए एडवांटेज है, मैं उसे हरा सकता हूँ, पर उसके पास इतनी मैजिकल पावर है वो मुझे हरा सकता है कुछ ही पलों में। मांगमा समझ जाता है कि इस आदमी से जीतना मुश्किल है और ये आदमी इन्हें यहीं पे आज मार देगा। तभी ये आस्था को देखता है जो कि कहता है कि मैं अब तक हारा नहीं हूँ, पर इससे पहले आस्था कुछ करता है वो आदमी इसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे मांगना सोच रहा होता है कि आस्था आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी चोट इतनी गहरी है कि तुम कभी भी मारे जा सकते हो। मांगना फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो आस्था की मदद कैसे करे क्योंकि ये एनिमीज काफी ताकतवर है। फिर उसे वो पल याद आ जाता है जब ये पहली बार मैजिक नाइट बना था और सारे विलेजर्स इसके लिए काफी खुश थे, साथ ही साथ ओल्ड मैन भी इसके लिए काफी खुश थे और उन्होंने इसकी तारीफ की थी। मांगना समझ जाता है अगर ये गिव अप भी कर देगा तो इससे इसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इसके बाद ये नॉयल को कहता है कि नॉयल मैं सारे विलेजर्स को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। वहीं पे वो आदमी आस्था को कह रहा होता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए लड़के। आस्था कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे एक चीज का एहसास हो गया है कि मुझे इन विलेजर्स को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक ना एक दिन मैं विजार्ड किंग बन ही जाऊंगा। ये आदमी कहता है कि विजार्ड किंग ये कितना बेवकूफी वाला सपना है, मैं तुम्हें आज यहीं पे मार गिराऊंगा, आखिरकार तुम विजार्ड किंग कैसे बनोगे। तभी यहाँ पे मांगना आ जाता है जो कि कहता है अगर तुम्हें आस्था से लड़ना है तो तुम्हें उसके सीनियर से होके गुजरना पड़ेगा जो कि मैं हूँ। मांगना फिर यहाँ पे सोल बॉल का यूज करता है जो कि इसका आखिरी हमला होता है, पर ये इंसान कहता है कि चाहकर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम्हारे हमले चूक गए। ये फिर अपनी पावर का यूज करके मांगना के ऊपर हमला कर देता है, पर मांगना कहता है कि मेरे हमले मिस नहीं हुए थे, मैंने जानबूझ के मिस किए थे। और वहीं पे हम देखते हैं आस्था को जो कि कहता है ये हमला वेस्ट नहीं किया। आस्था अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इन हमलों को उन्हीं के ऊपर रेप्लिकेट कर देता है, जिसके बाद उन्हें बहुत बुरी चोट आती है। ये लोग अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर आस्था इन्हें ठीक होने का मौका नहीं देता। ये जितनी बार भी हील करने की कोशिश करता आस्था इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद मांगना अपनी ताकत का यूज करके इस आदमी को सील कर देता है और साथ ही साथ इसके साथियों को भी। मांगना और आस्था फिर यहाँ पे झपकी मार लेते हैं। वहीं पे नॉयल सोच रही होती है कि आस्था सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग है, इतना मार खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सारे विलेजर्स फिर मांगना और आस्था को दोनों तरफ से घेर लेते और कहते कि ये दोनों तो हमारे सेवियर है, इन्होंने हमारे पूरे विलेज को बचा लिया। वहीं पे हम देखते उसी पंछी को जो कि आस्था के सर पे बैठा रहता है, उसने वो मैजिक स्टोन को ढूंढ निकाला होता है जिसके लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। उन तीनों मैजिशियन को फिर होश आ जाता है जहाँ पे मांगना इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, पर इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता और यहाँ पे ये लोग अपनी पावर का यूज करके सुसाइड कर लेता है। यहाँ मांगना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किस तरह का मिशन था इनका, ये लोग सुसाइड भी कर सकते हैं इसके लिए। अगना समझ जाता है कि ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं उस ओल्ड मैन सिम के पोते को जो कि अपने दादाजी के कब्र के सामने खड़ा होता है। उसकी दोस्तों से कहते हैं कि हम दोनों के घर जाने का समय हो चुका है निक, चलो घर चलते हैं। तभी यहाँ पे मांगना आ जाता है जो कि कहता है कि विलेजर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ओल्ड मैन सिम ही थे जिन्होंने आखिर तक उनका मुकाबला किया था। सचमुच तुम्हारे ग्रैंडपा एक असली मर्द थे, उन्होंने एक मर्द का काम किया है। तभी वो बच्चे कहते कि हाँ वो सचमुच काफी अच्छे इंसान थे, वो सभी गाँव वालों के लिए काफी अच्छी चीजें लाया करते थे। निक फिर कहता है कि वो हमेशा से एक मैजिक नाइट बनना चाहते थे पर वो कभी बन नहीं पाए, पर फिर भी वो मैजिक नाइट की काफी इज्जत किया करते थे। उन्हें हमेशा से ये रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी जवानी में हार्ड वर्क नहीं किया था और जब मांगना मैजिक नाइट बना तो उस चीज से वो काफी खुश हुए थे। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक मैजिक नाइट बन पाऊंगा अगर मैं हार्ड वर्क करूँ तो? मांगना कहता है कि हाँ तुम जरूर से बन पाओगे अगर तुम हार्ड वर्क करो तो, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी आस्था कहता है कि मैं कॉमनर हूँ और मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं मैजिक नाइट में शामिल होने में कामयाब हो गया और अगर तुम भी हार्ड वर्क करो तो तुम भी कर सकते हो ये चीज, और अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो मैं भी उससे ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं अपने मिशन में अच्छा कर पाऊं। तभी मांगना कहता है पर ये करने के लिए तुम्हारे पास एक सपना होना चाहिए जो कि हर मर्द को मर्द बनाता है। तभी वो बर्ड यहाँ पे आ जाती है जो कि आस्था के बाल खींचने लग जाती है। आस्था उससे पूछता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तभी आस्था इसके मुंह में देखता है कि एक मैजिक स्टोन होता है। आस्था को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये चीज है क्या। यहाँ पे निक से बताता है दरअसल वो ग्रैंडपा की चीज है। आस्था कहता है इसका मतलब ये चीज महंगी होगी, तो इस बर्ड से वो चीज छीनने लग जाता है, पर निक कहता है कि ये तुम्हारी पेमेंट की तरह तुम रख सकते हो। आस्था कहता है इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? निक कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी उस पत्थर की जरूरत नहीं है। ये बर्ड फिर आस्था के सर के ऊपर बैठ जाती है। तभी नॉयल की नजर इस बर्ड पे पड़ती है। वो कहती है ये बर्ड तो काफी ज्यादा क्यूट है और उस बर्ड को अपने सर के ऊपर बैठने के लिए कहती है। आस्था भी कोशिश करता है कि ये बर्ड उसके सर के ऊपर से उड़ जाए, पर ये हट ही नहीं होती। आस्था सोचता है कि आखिरकार ये बर्ड किस खेत की मूली है। सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि कहता है कि मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के हाथ में पड़ गया, चिंता मत करो, ब्लैक बुल्स को हराना काफी आसान है, उनसे वो मैजिक स्टोन हम कभी भी हासिल कर सकते हैं, हमारे मास्टर जल्दी ही जिंदा होने वाले हैं। और यहाँ से जो कहानी वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। खास तक कि कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि इस कहानी को हम
हम कंटिन्यू कर सके। ब्लैक क्लोवर मेरी फेवरेट एनिमीज में से एक है, तो मुझे बताना मत भूलना कि एनिमी आपको कैसे लगी। और हाँ गाइस, मैं जल्दी और भी एनिमी लाने वाला हूँ, जो खास करके स्पाई एक्स फैमिली और अलग अलग और एनिमी। तब तक के लिए वेट कीजिए। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। अगर इसका आपको पिछला पार्ट देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।